हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। और मैं नीलम, जो कि आपके लिए अभी तक एग्ज़ाम हुए एमपीटेट 2022 के आज तक 21 मार्च तक के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं, जिस पैटर्न के आधार पर आए हैं, वे सभी क्वेश्चन जिस तरह से पूछे गए हैं, जो भी हमें स्टूडेंट्स के थ्रू मिले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं लेकर के आपके सामने आई हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि बच्चे एक्सप्लेन कर देते हैं बट नंबर याद नहीं होता, लेकिन हमने उन क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग नंबर के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो जिस तरह से लगातार जो एग्ज़ाम पेपर आ रहा है आपका, उसमें मैथ्स में बोर्डा मास के, एज के और रेशो के क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चन थोड़े से आपके रेखा गणित ज्यामिति से भी इंक्लूड किए गए हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को आपके सामने आज लेकर के आए हैं। तो आप सभी एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस लिंक को ज़रूर देखें ताकि आप एक रिवीजन के तौर पर इसे ले सकें। तो चलिए, जो आप फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर है, यदि a इज इक्वल्स टू 4011 और v इज इक्वल्स टू 3989 तो av का मान है। मैं बहुत जल्दी से कोशिश करूँगी आप तक ये डिलीवर्ड हो अच्छे से। तो देखिए, आपको ab का मान निकालना है। ab मतलब आपको इसका गुणनफल करना है। तो देखिए, बहुत ही ईजी सा गुणनफल है आपका 4011 और 3989 में। यहाँ पर इसके लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगी क्योंकि देखिए 9 नंबर जो है आपका रिपीट हुआ है और यहाँ पर 1 है और 0 है, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं 990 और ये 36 हुआ। बस 8 के लिए आपको यहाँ पर वर्क करना रहेगा। तो 8 आपका 2 टाइम, फिर 0 और 8 4 आपका 32 रहेगा। और देन फिर अगेन आपका 9 है, तो मैं फिर इस 9 को एज इट इज लिखने वाली हूँ। देन फिर आपका है 3, तो हम क्या करेंगे 3 3 0 एंड 3 4 12 और आप इन सभी को ऐड कर लीजिए। तो देखिए 9 हुआ, 9 और 8 आपका 17 और ये 1 हुआ आपका 8 और 1 9 और 9 आपका 18, 1 6 और 1 7 और 9 और 7 16 एंड 3 आपका 19। देन हम यहाँ पर 1 लेते हैं कैरी, 3 और 2 5 6 और 3 9, देन 6 3 9 और ये 5 और 1। तो इस तरह से देखिए बहुत ही सिंपल से मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं और बहुत ही जल्दी से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। तो आपका ये जो मैच हो रहा है, ये थर्ड ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ही आपके लिए काफ़ी होगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा गया था कि 85793 है, इसमें से आप किसी नंबर को माइनस करते हैं, किस नंबर को माइनस करते हैं कि ये आपके इसके इक्विवेलेंट आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप क्या करें कि जो नंबर है बस उस नंबर की वैल्यू को छोड़ के बाकी सारे नंबर को आप ट्रांसफ़र कर लें। तो देखिए, मैं इस 151 को यदि इस तरफ ट्रांसफ़र करती हूँ तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम इसे रफ तौर पर इस तरह से लिखें, -x + 151 इक्वल आपका 77477 होगा। इस 151 को आप 477 में से माइनस करेंगे तो देखिए 77477, 151 को हमने माइनस किया तो 7 - 1 आपका 6, 7 - 5 आपका 2 और 4 - 1 आपका 3। तो ये 77। देन आपके पास यहाँ पर बच रहा है -x। तो आप 85793 और -x इज इक्वल्स टू आपका ये नंबर हुआ यहाँ से। तो हम इस x को यहाँ पर कर सकते हैं और इस नंबर को यहाँ पर। तो 85793 में से आप 77326 को माइनस करेंगे, तब आपका जो नंबर मिलेगा आपको 8467। तो इस तरह से देखिए बहुत ही सिंपल आप बोर्डा मास रूल का अप्लाई भी कर सकते हैं कि, और आपका बोर्डा मास रूल क्या होता है, ब्रैकेट फिर आपका ऑफ, यदि आपका कोई नंबर है ऑफ, फिर आपका डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले देखिए हमने एडिशन वाले को सॉल्व किया, देन हमने फिर सब्सट्रैक्शन वाले को सॉल्व किया। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 8467, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं और क्वेश्चन का पैटर्न आपके एग्जाम का यही कंटिन्यूअसली चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए इस क्वेश्चन में आपको 111 इंटू 21 इंटू 1111 में इकाई का अंक है। देखिए आपको इकाई के अंक से भी बहुत ही नॉर्मल और बेसिक सा क्वेश्चन जो पूछा गया था। तो इकाई का अंक मतलब आपका जैसे कि है 1 2 3, तो आपका ये जो नंबर है वो इकाई का अंक कहलाएगा। अब आपको यही बात मल्टीप्लिकेशन में पूछ ली गई है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में आप किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी नंबरों के इकाई के अंक को आप ले लें। तो देखिए मैंने ये जो है आपका यहाँ पर इकाई का अंक 1 होगा, यहाँ पर भी आपका 1 होगा और यहाँ पर भी आपका 1 होगा। तो इस तरह से जो आपके तीनों नंबर हैं, तीनों नंबरों में इकाई का जो अंक मिला है मुझे 1 1 1, और आप यदि इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1 1 1। इट मीन्स डेट यहाँ पर जो है आपका इकाई का अंक भी आपका 1 ही है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पर राइट हुआ। तो यूनिट डिजिट का जब भी क्वेश्चन आए तो सिर्फ यूनिट प्लेस पे इकाई जगह पर जो भी आपका नंबर है उस नंबरों को ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि p इज इक्वल्स टू 99 है तो p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 3p+3 का मान है। देखिए क्वेश्चन में आपको जो p की जो वैल्यू दी है इस इक्वेशन में रखना है, देन आपको इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका कोशिश करेंगे कि इजी फॉर्मेट क्या होगा। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पहले तो वैल्यू रख के बताती हूँ। देखिए यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, उससे बेहतर है कि आप यहाँ पर ट्रिक लगाने की कोशिश करें। अब मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि 9 मतलब 9 और 9 को यदि मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ तो 18 मिलता है, और यदि 18 मिलता है तो ये 9 से डिविजिबल है। तो क्या ये इसका मल्टीपल है? तो क्या ये पूरा नंबर जो होगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा? तो ऑब्वियस सी बात ये है कि यदि ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल है तो इसका मल्टीपल भी 9 से डिविजिबल होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करें कोशिश यहाँ पर कि जो ऑप्शन है उसे चेक करें कि कौन सा जो ऑप्शन है जिसका एडिशन 9 से डिविजिबल है। तो देखिए डिविजिबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए शुरुआत से ही, जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो लास्ट में ये हुआ कि उनका फॉर्मेट चेंज कर दिया गया, लेकिन क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के ही पूछे गए। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इन नंबरों का एडिशन चेक करें कि कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, और वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसे चेक करते हैं। 9 और 9 आपका होता है 18, और 8 जो है आपका 3 टाइम है तो ये हुआ 24। तो देखिए 18 प्लस आपका हुआ 24 और 9 भी आपका 3 टाइम, तो आप इसे 27 लिखेंगे। और 7 और 4 कितना हुआ आपका 11, और 2 और 2 4 और ये 5। तो ये तो आपका देखिए 51 आया, और 51 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। आप इसे क्रॉस कर दें यहाँ पर। फिर देखिए 9 1 2 3 4 5 6 टाइम आया, और 6 टाइम मतलब आपका 54 आया। और ये जो नंबर है 5 और 4 एक बार और आप ऐड करके देख लें 9, तो मतलब ये जो नंबर है आपका 9 से डिविजिबल है। मैं आपको सिर्फ 9 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ही 9 का जो विभाज्यता का नियम है उसी नियम से समझा रही हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिए जो बी नंबर का ऑप्शन है वो यहाँ पर डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहा है 9 की डिविजिबिलिटी को। फिर देन आप इस ऑप्शन में भी चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 टाइम 8 है मतलब 24, तो ये भी नहीं होगा आपका। और यहाँ पर भी आपका 3 टाइम 8 है तो 24। तो इस तरह से आप बहुत कम समय में इस टाइप के क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि विभाज्यता का नियम हमें किस तरह से और किस नंबर पे लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम है आपका ये, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के पूछे जा रहे हैं मैथ्स में, लेकिन थोड़ा सा कुछ इस तरह से उनकी वर्डिंग चेंज की जा रही है कि आप उसे समझने में हो सकता है आपको कठिनाई हो। तो देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है 52.24 प्लस 62.18 प्लस 84.48 प्लस 12.2
1। ये आपका जो क्वेश्चन लिया गया है ये प्रश्न है आपका दशमलव से, और दशमलव के जब भी नंबरों को जोड़ना है, घटाना है, तो हमें सबसे पहले तो उन्हें अरेंज करना होता है। हम उन्हें अरेंज किस तरह से करेंगे कि देखिए 52.24 दशमलव के नीचे दशमलव आए, हम इस तरह से इन नंबरों को लिखते चलेंगे, और यदि सभी को एक साथ ऐड करना है तो आप एक साथ ऐड कर दें, और यदि किसी को घटाना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो आप उन्हें अलग से सब्सट्रैक्ट करें। तो देखिए यहाँ पर तो आपका सभी को एक साथ ऐड करने को आया है, तो आपको ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट ऐड कर देना है। तो देखिए 8 और 8 16, और ये आपका 420 और ये 21, तो आपका ये 1, देन आपका 2 और 2 4 4 8 2 12 और 11 1, देन आपका ये 0.1 यहाँ कैरी हुआ, 4 और 4 आपका 8 हो जाएगा, 2 आपका 10 और देन फिर 11 हो जाएगा, 2 आपका 5 और 2 7, फिर 6 और आपका 8 14 और ये 15, तो 15 और 7 आपका कितना हो गया है यहाँ पर 2 1 21। तो इस तरह से आप फिर से इसे चेक कर सकते हैं कि कहीं हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की। 5 और 6 आपका 11, यहाँ से आपका 1 कैरी हुआ था, 2 नहीं, इसलिए आपका 21। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है 211.11 इसका राइट आंसर होगा। तो जब डेसिमल के क्वेश्चंस आए तो आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। यदि डायरेक्ट प्लस है तो डायरेक्ट आप डेसिमल के डेसिमल नीचे इस तरह से सीक्वेंस में लिखते हुए डायरेक्ट आप प्लस कर दें, बहुत ही केयरफुली करें, जल्दबाजी ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 342 का 135% माइनस 13.5 का 342%। देखिए बोर्डा मास से क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, देखिए यहाँ पर 135 है तो यहाँ 13.5 कर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को करने में सबसे पहले तो आपको मैं बोर्डा मास क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत ही कम समय में। देखिए बोर्डा मास मतलब होता है आपका यहाँ पर बी मतलब ब्रैकेट सबसे छोटा पहले, फिर मिडिल, देन फिर बिगेस्ट। ओ मतलब होता है आपका ऑफ, जिसे आप हिंदी में कहते हैं का। फिर डी मतलब होता है आपका डिवीजन, एम मतलब होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब होता है आपका एडिशन, और एस मतलब होता है आपका सब्सट्रैक्शन। तो इस सीक्वेंस में आपको बोर्डा मास अप्लाई करना है, देन फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो का लिखा गया है इसका मतलब हम आपको बताना चाहते थे, तो का मतलब होता है गुणन आपका। तो सबसे पहले तो आपका है 342, का की जगह पर आप गुणा का साइन लगाएंगे, 135%। प्रतिशत से आपको बदलना है भिन्न में, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका डिवाइड करेंगे, 100 का। ठीक, सबसे पहली बात तो अगर यहाँ प्रतिशत में ही साइन होता तो मैं इस प्रतिशत को हटाती ही नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस 13.5, फिर का है आपका 342 अपॉन आपका यहाँ पर क्या हो गया 100। अब वही आप इसे कैंसिलेशन करें, देन आप सब्सट्रैक्शन करें और आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं आप इन्हें डायरेक्ट परसेंट को हटाएं, 100 लिखें और का की जगह पर गुणन करें और फिर इनका आंसर फाइंड करें। तो देन इसका जो आंसर होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसा कि सुनने में आ रहा है कि रेशो, बोर्डा मास के बाद उन्होंने जो टॉपिक लिया है वो रेशो लिया है और एज लिया है। तो देखिए मैं रेशो के कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर के आई हूँ, जो क्वेश्चंस हमें जिस तरह से मिले, जिस तरह से एक्सप्लेनेशन बच्चों का रहा। तो देखिए a इज इक्वल्स टू बी अपॉन 3, बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन 2, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसका मान किस तरह से निकालना है ये पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसे a अनुपात b के फॉर्म में लिखेंगे। क्या मैं इसे a अपॉन b, इस b को यहाँ लिखे इसे 1/3 लिख दूँ और b अपॉन c इसे हम 1/2 लिखते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो a अनुपात b है इसका मान हुआ 1/3 और जो b अनुपात c है इसका मान हुआ 1/2। ठीक, सबसे पहले तो हमें इसे इस सीक्वेंस में लिखना है, देन फिर इस मान को कैसे निकालना है वो देखेंगे आप। अनुपात सबसे बेसिक टॉपिक होता है, कभी भी ध्यान रखें परसेंटेज के लिए।
देखिए मैंने क्या किया, इसे इस तरह से b के नीचे b लिखा, a अनुपात b लिखा और b अनुपात c लिखा। अब आप इसे 1:3 लिखें और 1:2 लिखें। अब जो आपका यहाँ मिडिल में नंबर है, इस नंबर को ही आपको मानते हुए आगे चलना है। कैसे? यहाँ पर 1 है आपका, यहाँ पर 3 है, तो इस नंबर को ऐसे नंबर से आप गुणन करो कि ये दोनों नंबर बिल्कुल समान हो जाएं। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या मैं इस वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर पूरा 3 बन जाएगा। देखिए 1 अनुपात ये आपका क्या हुआ 3 दोनों कॉमन हो गए और यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 3 2 6 हुआ। मतलब ये हुआ आपका, फिर से देखिए 1/3 और ये हुआ आपका 3:6। तो जो नंबर आपका मिडिल में होता है उस नंबर को हम एक बार लिख देते हैं और वही का वही आपका ए और सी का मान हो जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाने के तौर पर लिया है मैंने। आप इसे देखें कि a अनुपात b है आपका 3:7 और b अनुपात c है आपका 2:5। तो अब मुझे जो b है यहाँ पर जो मिडिल में है इस नंबर को समान करना है। तो इधर में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाली इक्वेशन में 7 से कर दूं तो यहाँ 14, यहाँ 14 दोनों में हो जाएगा। तो देखिए 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, देन 7 2 14, 7 5 35। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो b है इसका मान जो हो गया 14 दोनों में समान हो गया, 14 दोनों में समान हो गया। तो आपका जो फाइनल रेशो मिल गया 6:14:35। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अब एग्जाम में आए तो बिल्कुल अच्छे से कर आए। अब बात आ रही है मिश्र अनुपात की कि आपको मिश्र अनुपात निकालना। मिश्र अनुपात कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं करना है, तीनों के अनुपात को इस तरह से लिखकर गुणा कर देना है। तो आप इसे चाहें तो कैंसिल कर दें, 4 1 4, 4 2 8, 2 3 6 और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 9 27 और 7 5 35। तो आपका जो मिश्र अनुपात हुआ 27/35 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर बोला गया है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है। मैं सबसे पहले तो आपको ये बात एक्सप्लेन कर दूं। अभाज्य संख्या के बारे में आप हमेशा याद रखें कि वो एक से तो बड़ी होती है। किससे बड़ी होती हैं? एक से बड़ी होती हैं। और दूसरी बात ये कि उसके सिर्फ वो 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक से बड़ी होती हैं और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। कौन सा? सिर्फ एक या केवल वही संख्या, या केवल वही। ये 2 रूल हमेशा अभाज्य संख्या के बारे में याद रखें। तो सबसे पहले तो बोला है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब एक से बड़ी है तो देखिए आपकी 2 हुई, 3 हुई, 5 हुई, 7 हुई। ये नंबर सिर्फ या तो 1 से डिवाइड है या फिर खुद से डिवाइड है। फिर बात आती है 9, आपकी देखिए 3 से डिवाइड है, 9 होगी नहीं, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 19 होगी, 23 होगी एंड 29 होगी। अब औसत बोला है मतलब 10 संख्याएं आप ऐड कर लें, 129/10 मतलब 12.9। तो इस तरह से अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा था। हो सकता है आपसे सम संख्याओं का भी पूछ लें, विषम संख्याओं का भी पूछ लें, शुरुआत के 10 संख्या, 4 संख्या, इस तरह से आपसे औसत पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से औसत निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 कचौड़ी और 2 समोसों का मूल्य है 48 रुपये। यदि एक कचौड़ी समोसे के मूल्य से दुगने हैं तो कचौड़ी का मूल्य है। बोला है 5 कचौड़ी, कचौड़ी को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और 2 समोसे का मूल्य कितना है? 48 रुपये है। फिर जो एक कचौड़ी है वो किसके बराबर है? 2 समोसे के बराबर है।
मतलब 2 समोसे आप अगर 10 रुपए के लेते हो तो उतने की एक कचौड़ी आती है। तो मैं यहाँ पर क्या ये 2 समोसे को एक कचौड़ी लिख सकती हूँ, और ये हुआ 48, तो 6 कचौड़ी हुई 48 की, तो कचौड़ी का मूल क्या हुआ 6 8 48, मतलब एक कचौड़ी का मूल पूछा था, तो आपका एक कचौड़ी का मूल हुआ 8 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का वर्गमूल y के घनमूल के बराबर है तो x y के बीच क्या संबंध होगा। देखिए x का वर्गमूल बोला है तो x का वर्गमूल हो गया, किसके घनमूल के बराबर है, y के घनमूल के बराबर है। कुछ इस तरह से सबसे पहले तो आपने इस क्वेश्चन का फॉर्मेट को बना लिया। अब इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना रहेगा, तो मैं थोड़ा सा इसे सॉल्व कर देती हूँ, बाकी यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑप्शन से जो आपका नियरेस्ट हो वो आपका रहेगा। देखिए हम दोनों तरफ इसको मैं x1 y2 लिख दूं और इसे हम 3y2 लिखेंगे। अब दोनों तरफ हम घात 2 लेंगे, कितने की घात लेंगे, 2 की घात लेंगे, तो यहाँ पर 2/2 और बाय 2 इंटू 3/2, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो x बराबर बाय की घात 3। अब बाकी आपका जो भी इसमें रिलेशन हो, जो भी आपका संबंध आए, उस संबंध के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व कर आए। बाकी हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब यहाँ पर परिवृत्त पूछा है और आपका अंतःवृत्त पूछा है। ठीक है, आपके 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, एक परिवृत्त पूछा है और एक आपका अंतःवृत्त पूछा है। ठीक है, तो मैं आपका ये जो परिवृत्त है और जो अंतःवृत्त है इनकी त्रिज्याओं के बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक, मैंने इसकी त्रिज्या आपकी कैपिटल आर बोल दी और इसकी त्रिज्या आपकी स्मॉल आर बोल दी। ये आपकी कहलाती है परित्रिज्या कहलाएगी और ये आपकी कहलाएगी अंतः त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपकी अंतः त्रिज्या। तो जो परित्रिज्या होती है वो आपकी 2 का स्क्वायर और ये आपकी 1 का स्क्वायर, मतलब आपका 4:1। या आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका समय से कार्य से पूछा गया था, 28 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो 21 आदमी कितने दिन में उसी काम को करेंगे। देखिए समय से भी कार्य से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है m1d1h1/w1, इनमें से जो भी आपको वैल्यूज़ दी हों उन वैल्यूज़ को पुट करें और डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो देखिए कितने व्यक्ति हैं, 28 व्यक्ति हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं, 24 दिन में। बाकी आपको समय और में या कार्य नहीं दिया गया है। और यहाँ पर आपको कितने आदमी दिए, 21 आदमी दिए हैं, आपको समय निकालना है। तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करके कैंसिलेशन करके और आप जो है समय निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि √48 माइनस √36। तो देखिए √36 को तो आप डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं और 48 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से ये आपका 6 टाइम। तो आपका जो है यहाँ पर 2 से ये 3 टाइम, मतलब 3 1 जा 3, 2 2 के आपके 2 पेयर बाहर आ जाएंगे और ये होगा आपका √3। तो कुछ इस तरह से आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं और अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। वर्गमूल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम देने जाएंगे आप बिल्कुल फ्री माइंड से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए आयु से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैंने आपको आयु का क्वेश्चन एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करने की कोशिश की है। आई होप कि आप इस मेथड को समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में बहुत स्पीड में और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन जो है आपका है, ए और बी की जो वर्तमान आयु है, उम्र का अनुपात जो है 6:7 है। 6 वर्ष बाद ए जो है 48 वर्ष का हो जाएगा, तो बी की उम्र बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो यदि हम देखें यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि जो ए और बी है इसकी वर्तमान आयु कितनी है, 6:7 है, और कितने वर्ष बाद ये 48 का हो रहा है, 6 वर्ष बाद। तो यदि मैं इसकी वर्तमान में आयु किसकी है, ए की बताई गई है, यदि मैं वापस वर्तमान में आती हूँ ए के पास, तो 48 जो है 6 साल कम करना है, तो जो 6 साल है वो कितने का हो जाएगा आपका, 42 का। मतलब 6 जो अनुपात है वो कितने के हो गए आपके, 42 के। तो एक अनुपात कितने के हो गया, 7 के। तो यदि वर्तमान में मैं 7 की आयु देखूं तो कितनी हो जाएगी, 49 वर्ष। तो देखिए बहुत ही इजी और सिंपल वे में आप छोटा सा लॉजिक के थ्रू इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए आप इन सभी क्वेश्चंस का यदि रिवीजन करके जाएंगे और इन ट्रिक्स को सीख कर जाएंगे तो आई होप कि बहुत अच्छे से एग्ज़ाम आप अटेंड कर पाएंगे। और बहुत मैथ्स में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस हैं, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सभी का, जिन सभी का एग्ज़ाम हो चुका है, यदि वो हमारी हेल्प कर सकते हैं तो और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करें ताकि और भी बच्चों की मदद हो सके जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, और जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम होने वाला है मैं उन सभी को कहूँगी कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आप सभी को मैं पहले से ही बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी कि आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और हमारी हेल्प करें और सभी बच्चों की भी क्वेश्चंस बताया करके। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।